Hello everyone. So welcome to the first standard summary and this is your essay number 500. I have already uploaded the audio of this essay summary on my Telegram channel. I'll try that I upload the audio on that channel also and on this YouTube channel as well. So starting with essay 500, audit evidence. अब देखो ये जो ऐसे है ना, मैंने इस ऐसे को बेसिकली आपके 7 कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दिया है सो दैट इट बिकम्स ईजी फॉर यू टू रिमेंबर। तो जो हमारा फर्स्ट वाला कंपोनेंट है, फर्स्ट पार्ट जो है इस ऐसे का, उसमें मैं आप लोगों को मीनिंग बताती हूँ। तो व्हाट इज़ ऑडिट एविडेंस? जब भी ये टर्म ऑडिट एविडेंस आता है, एविडेंस आपके दिमाग में कब आता है? एविडेंस का मतलब होता है प्रूफ, कि किस बेसिस पे मैं क्या बात बोल रही हूँ, या मेरे पास में अगर मैं ये बात बोल रही हूँ, मैं ये ओपिनियन दे रही हूँ, तो मेरे पास इसका क्या प्रूफ है। इसी तरह से ऑडिटर के पास में क्या क्या प्रूफ होना चाहिए जिसके बेसिस पे वो अपनी ओपिनियन जो है वो देता है। ठीक है, तो जो भी इंफॉर्मेशन वो यूज़ करता है कंक्लूजन्स पे अराइव करने के लिए, जिसके बेसिस पे वो ओपिनियन देता है, वही हमारा ऑडिट एविडेंस है। सो ऑडिट एविडेंस मे बी डिफाइंड एज द इंफॉर्मेशन यूज बाय द ऑडिटर, मतलब जो भी उसने इंफॉर्मेशन यूज़ की है इन अराइविंग एट कंक्लूजन्स ऑन विच ऑडिटर्स ओपिनियन इज बेस्ड। आपको पता ही है कि ऑडिटर को एक रीजनेबल एश्योरेंस देना होता है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटर अपने रीड कर ही रखे हैं, अदरवाइज वी विल कवर इट इन ऐसे 200। तो ऑडिटर अपने ऑब्जेक्टिव्स को कैसे फुलफिल कर रहा है, कैसे ओपिनियन दे रहा है किसी इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके, तो जो इन्फॉर्मेशन वो यूज़ कर रहा है वो उसका ऑडिट एविडेंस है। अभी जो ऑडिट एविडेंस है इसमें ये जो इन्फॉर्मेशन है 2 पार्ट्स में डिवाइड है। एक तो इन्फॉर्मेशन जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में है और एक अदर इन्फॉर्मेशन है जो सपोर्ट करती है अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को। ठीक है, तो जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में इंफॉर्मेशन होती है वो कौन कौन सी होती हैं? आपकी इनिशियल जनरल एंट्रीज़, आपकी चेक्स, रिकॉर्ड्स, इनवॉइसेस, जनरल लेजर्स, ये सब आपकी क्या होते हैं? ये सब आपको वो इन्फॉर्मेशन मिल जाती है जो आपको अकाउंटिंग रिकॉर्ड से मिल जाती है। अब अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी हो सकते हैं, जैसे कि मीटिंग्स ऑफ द मिनट्स ऑफ द मीटिंग, रिटन कन्फर्मेशन, मैनुअल्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल, ट्रेड पेबल एंड ट्रेड रिसीवेबल्स का क्या स्टेटस है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपकी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हो गई। तो ये 2 टाइप की इन्फॉर्मेशन यूज़ करके ऑडिटर इसको मीन्स एज एन ऑडिट एविडेंस यूज़ करके ओपिनियन दे सकता है। अब जो आपका ऑडिट एविडेंस है, अब हम अपनी नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं इसी के। तो जो आपका ऑडिट एविडेंस है ना, वो सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट होना चाहिए। सफिशिएंसी का मतलब क्या हुआ? सफिशिएंसी का मतलब हुआ क्वांटिटी, अप्रोप्रिएटनेस का मतलब हुआ क्वालिटी। ठीक है, ये 2 टर्म्स अब हम समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको अप्रोप्रिएटनेस के बारे में बताना चाहती हूँ। ये चीज़ अप्रोप्रिएट है, मतलब ये चीज़ जो है आपकी क्वालिटी। अप्रोप्रिएटनेस का मतलब यहाँ पे सही या गलत से नहीं है, बेसिकली हमारा यहाँ मतलब है क्वालिटी से, कि जो हम ऑडिट एविडेंस यूज़ कर रहे हैं वो हमारे ऑब्जेक्टिव को फुलफ़िल करने के लिए कितना अप्रोप्रिएट है। तो इसके लिए हम 2 बातों से डील करते हैं, एक रेलेवेंस एंड दूसरा रिलायबिलिटी। तो जो रेलेवेंस है उसका क्या मतलब हुआ कि वो जो हम डेटा यूज़ कर रहे हैं, लॉजिकल कनेक्शन विद ऑडिट प्रोसीजर, जो भी हम डेटा यूज़ कर रहे हैं वो हमारे लिए कितना रेलेवेंट है। हम कोई इरेलेवेंट डेटा तो यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो क्या कनेक्शन है उसका हमारे ऑडिट प्रोसीजर्स के साथ में, हमको उसी एविडेंस को यूज़ करना है एंड उसी के बेसिस पे ओपिनियन देना है। ठीक है, अब रिलायबल का मतलब क्या हुआ? कितना ट्रस्टवर्दी है, कितना हम उस पर विश्वास कर सकते हैं। तो अब देखो, आप ये चीज़ कैसे डिटरमाइन करोगी कि कौन सा एविडेंस आपको ज़्यादा ट्रस्टवर्दी लग रहा है, कौन सा कम लग रहा है। तो इसके लिए कुछ फैक्टर्स दे रखे हैं इस स्टैंडर्ड में। वो फैक्टर्स क्या हैं आपके? सोर्स, कंट्रोल, ओरिजिनल ओवर फोटोकॉपीड, ऑडिटर ऑब्टेन्ड बाय हिमसेल्फ एंड राइटिंग में। तो फर्स्ट वाला जो फैक्टर है दैट इज़ सोर्स। इसका मतलब कोई चीज़ मैंने आपको अपने बारे में बताई, कोई चीज़ आपको दूसरे के बारे में, दूसरे से मेरे बारे में पता लगी। तो इंटरनल सोर्सेज से जो भी हम इंफॉर्मेशन ऑब्टेन कर रहे हैं दैट इज़ लेस रिलायबल इन कंपैरिजन टू द इंफॉर्मेशन ऑब्टेन फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज। जो इन्फॉर्मेशन हमें कोई एंटिटी के बारे में बाहर से पता लगती है, जैसे कि आप आगे पढ़ेंगे रिटन रिप्रेजेंटेशंस, एक्सटर्नल कन्फर्मेशंस, वो आपको ज़्यादा रिलायबल लगती है। सेकेंड आपका फैक्टर है कंट्रोल। तो एंटिटी ने जो इंटरनल कंट्रोल्स लगा रखे हैं एंटिटी में, वो कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो आप कैसे चेक करते हो? टेस्ट ऑफ कंट्रोल से। तो अगर आपको वो कंट्रोल्स स्ट्रॉन्ग लगते हैं तो आपका जो एविडेंस है वो मोर रिलायबल है।
फिर आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ओवर फोटोकॉपी डॉक्यूमेंट्स आप हमेशा प्रेफरेंस में रखोगे, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ही। फोटोकॉपी डॉक्यूमेंट्स ऑब्वियसली यू विल फील लेस रिलायबल। फिर जो ऑडिटर ने खुद ऑब्टेन किए होते हैं एविडेंसेस, वो उसको ज़्यादा रिलायबल लगते हैं। और लास्ट वाला जो हमारा पॉइंट है दैट इज़ राइटिंग में जो होते हैं डॉक्यूमेंट्री ओवर ओरल। आपको जो आपका एक SAI 230 ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, उसमें क्या बोला गया है कि ऑडिटर को हर चीज़ का डॉक्यूमेंटेशन करना चाहिए। तो इसी तरह से जो एविडेंस आपको राइटिंग में मिलेगा वो हमेशा ज़्यादा रिलायबल होगा। तो आपका ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है दैट एविडेंस वेरीज इन रिलायबिलिटी। तो ऐसे करके आपको ये सारे के सारे फैक्टर्स याद करने हैं, ठीक है। अब हम अपने दूसरे पॉइंट पे आते हैं जो था सफिशिएंसी का, कि हमारा ऑडिट एविडेंस सफिशिएंट होना चाहिए, मतलब हमारे ऑडिट एविडेंस की क्वांटिटी परफेक्ट होनी चाहिए जो हमारे ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करे। अब वो ज़्यादा होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, ये हम कैसे डिटरमाइन करेंगे? वैसे तो ये प्रोफेशनल जजमेंट पे होता है, लेकिन फिर भी कुछ बातों को कंसीडर करके ऑडिटर अपनी जो प्रोफेशनल जजमेंट है उसको यूज़ करके देन ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करता है। अब मटीरियलिटी, अगर ऑडिटर ने मटीरियलिटी लेवल ज़्यादा रख रखा है, इसका मतलब वो कम चीज़ें चेक करेगा। तो अगर वो कम चीज़ें चेक कर रहा है तो इसका मतलब कि उसको एविडेंस ज़्यादा ऑब्टेन करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मटीरियलिटी ज़्यादा तो एविडेंस भी ज़्यादा, मटीरियलिटी कम एविडेंस भी कम। इसी तरह से रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट और साइज एंड नेचर ऑफ पॉपुलेशन। तो रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट अगर ज़्यादा है तो फिर आपको अपना एविडेंस भी ज़्यादा रखना पड़ेगा। इसी तरह से जो आपका साइज़ है एंटिटी का वो अगर बड़ा है तो एविडेंस भी ज़्यादा ऑब्टेन करना पड़ेगा। अच्छा, नेचर ऑफ पॉपुलेशन क्या होता है? होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब हुआ सेम, मतलब सेम नेचर का, और हेट्रोजीनियस मतलब अलग अलग। जो चीज़ आपको सेम लग रही है, ठीक है, सेम नेचर की लग रही है, उसमें ऑब्वियसली यू विल नीड लेस एविडेंस, लेकिन जो डिफरेंट नेचर की है उसमें आपको ज़्यादा एविडेंस चाहिए। तो यहाँ पे हमारे दो एस्पेक्ट इस स्टैंडर्ड के ख़त्म हो जाते हैं। अब हम अपने तीसरे एस्पेक्ट पे आते हैं, सोर्सेज ऑफ ऑडिट एविडेंस। तो ये जो सोर्सेज हैं ना, ये क्या हो सकते हैं? आपके डिफरेंट ऑडिट प्रोसीजर्स हो सकते हैं, ठीक है। और आपके एक्सटर्नल कन्फर्मेशन, वो सारे सोर्सेज तो है ही, मतलब आप कैसे ऑडिट एविडेंस को ऑब्टेन करोगे? तो ऑडिट प्रोसीजर्स करके हम ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करेंगे। तो अब हम आ जाते हैं ऑडिट प्रोसीजर्स कौन कौन से। तो ऑडिट प्रोसीजर्स हमारे ब्रॉड कैटेगरीज में दो होते हैं, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर और फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कितना रिस्क है एंटिटी में, फिर उसके बाद में उस रिस्क के हिसाब से हम बाकी के ऑडिट प्रोसीजर्स करते हैं। तो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में हम क्या करते हैं? वी डिटरमाइन, वी आइडेंटिफाई एंड असेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। हम कैसे करते हैं ये? हम अंडरस्टैंड करेंगे एंटिटी को, उसके एनवायरनमेंट को, और उसने जो कंट्रोल्स लगा रखे हैं वो कितने स्ट्रॉन्ग है, कितने वीक हैं, ये चीज़ हम सब असर्टेन करेंगे। इसका आप ज़्यादा डिटेल्ड वर्जन अपने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ोगे जो आपका CA इंटरमीडिएट में है। फिर उस रैप के बेसिस पे, रैप एंड फैप मतलब है ये दो बेसिक कैटेगरीज, तो उस रिस्क असेसमेंट के बेसिस पे हम क्या डिसाइड करते हैं? नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स का। अब आ जाते हैं हम अपने फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स पे। तो फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स हमारे दो कैटेगरीज में है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल और सब्सटेंसिव एनालिटिकल प्रोसीजर। पहले टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स देखते हैं। टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स मतलब कंट्रोल्स की इफेक्टिवनेस को चेक करना, हमारे कंट्रोल्स कितने इफेक्टिव हैं उसको टेस्ट करो। तो हम तीन चीज़ें चेक करते हैं कंट्रोल्स में, उसका नेचर, उसकी टाइमिंग, उसकी एक्सटेंट। नेचर का मतलब कि हमारे कंट्रोल्स कैसे अप्लाई हुए थे, हाउ दे वर अप्लाइड, बाय हुम दे वर अप्लाइड, किसने अप्लाई किए थे और किस कंसिस्टेंसी से अप्लाई हुए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि सिर्फ स्टार्टिंग में ही हुआ या सिर्फ एंड में ही हुआ, कंसिस्टेंट थे थ्रू आउट द पीरियड, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई आपकी नेचर, हाउ, बाय हुम एंड कंसिस्टेंसी। दूसरी चीज़ है हमारी टाइमिंग। टाइमिंग का मतलब क्या हमारे कंट्रोल्स, जो मतलब एंटिटी ने कंट्रोल्स लगाए थे, क्या ऐसा हुआ था कि पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे इम्प्लीमेंट हुए थे या थ्रू आउट द पीरियड इम्प्लीमेंट हुए थे? सो दैट इज़ योर टाइमिंग ऑफ कंट्रोल्स। देन थर्ड चीज़ इसमें हम चेक करते हैं एक्सटेंट। तो जो आपका कंट्रोल्स हैं वो किस एक्सटेंट तक एंटिटी ने लगाया है, तो उसकी क्या फ्रीक्वेंसी रही थी, कितने लेंथ ऑफ टाइम तक रहे थे, क्या रेट ऑफ उसमें कुछ डेविएशन रहा था, एंड उन कंट्रोल्स पे हम कितना रिलाय कर सकते हैं। सो रेलेवेंस एंड रिलायबिलिटी ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स, ये आपका हो गया एक्सटेंट। तो ऐसे करके आप अपना टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स को चेक करते हो। अब हम अपने दूसरे एस्पेक्ट पे आ जाते हैं, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स के, जो कि था हमारा सब्सटेंसिव एनालिटिकल प्रोसीजर। तो ये हमारा अगेन फर्दर कैटेगरीज में डिवाइडेड है। एक तो आपका हो गया टेस्ट ऑफ डिटेलिंग, टेस्ट ऑफ डिटेल्स, और दूसरा हो गया एनालिटिकल प्रोसीजर। एनालिटिकल प्रोसीजर के लिए एक पूरा ऐसे है, ऐसे 520, तो हम उसमें डिस्कस करेंगे। टेस्ट ऑफ डिटेल्स में हम क्या करते हैं? एजर्शंस लगा करके चीज़ें चेक करते हैं।
जैसे कि आपको दे दिया जाएगा क्वेश्चन में कि ये प्लांट एंड मशीनरी है, इस पर इतना इतना डेप है, एंड आपको फिर उसमें एजर्शंस लिखनी होंगी। तो ये जो हमारी एजर्शंस है ना, ये ब्रॉडली हमारी होती हैं कंप्लीटनेस, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, अकरेंस, प्रेजेंटेशन, मेजरमेंट, एग्जिस्टेंस, वैल्यूएशन। तो ये सारी की सारी एजर्शंस लगा के हमको लिखना होता है कि मतलब हम क्या एजर्ट करें। जैसे मैंने आपको बोला कि एक एंटिटी में 40 लाख की प्लांट एंड मशीनरी है, तो आपकी क्या क्या एजर्शंस हैं, कैसे आप एजर्ट करोगे। तो एक तो हो गया कि वैल्यूएशन, ठीक है, एक हो गया आपकी एग्जिस्टेंस। तो ये सारी एजर्शंस हैं जिसके बेसिस पे आप चेक करोगे कि क्या ये जो एंटिटी 40 लाख की बोल रहा है कि सच में इस पे प्लांट एंड मशीनरी है इतने की। तो प्लीज़ आप इस वाले पोर्शन को एक बार डिटेल में भी रीड कर लेना। ये मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बता दिए, ठीक है। और ये जो एजर्शंस है ना, ये हम 3 कैटेगरीज में लगाते हैं। अकाउंट बैलेंसेस में हमारी अलग एजर्शंस लगती हैं, ट्रांजैक्शंस को अगर हमें चेक करना होता है तो हमारी अलग एजर्शंस लगती हैं, एंड प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर्स में अगर हमें कुछ चेक करना है तो अलग एजर्शंस लगती यही सारी हैं। लेकिन जैसे आपका अकाउंट बैलेंसेस है तो आपका उसमें लगता है एग्जिस्टेंस, देन आपका उसमें लगता है राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस, ठीक है। तो ये वाली कुछ एजर्शंस आपकी अकाउंट बैलेंसेस के लिए लगती हैं। इसी तरह से ट्रांजेक्शन के लिए अकरेंस, ठीक है, कंप्लीटनेस, ये सारी एजर्शन आपकी उसके लिए लगती है। तो प्लीज़ उसको आप एक बार रीड कर लेना, उसमें इतना कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है। अब हम अपने नेक्स्ट एस्पेक्ट पे आते हैं इस स्टैंडर्ड की, यूजिंग द ऑडिट एविडेंस प्रीवियसली ऑब्टेन्ड। जो हमने पुराना ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन किया था तो उसको क्या हम यूज़ कर लें। अब देखो आपका ऑडिट पीरियड जो है वो चलता है काफ़ी दिन का। अब ऐसा हो सकता है कि आप असेसमेंट करते जा रहे हो एंड कुछ कुछ चेंजेस आ गए, कुछ सर्कमस्टांसेस में चेंजेस हो गए, जिसकी वजह से अब आप इस कन्फ्यूजन में हो कि ये जो मैंने ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन कर लिया उसको मैं यूज़ करूँ या नहीं करूँ। तो आप ये कैसे चेक करोगे, या 2 ब्रॉड कैटेगरी से चेक करोगे, इफेक्टिवनेस और रिस्क। इफेक्टिवनेस आप 3 बातों की चेक करोगे, जो कंट्रोल्स हैं वो कितने इफेक्टिव हैं एंड उनका एप्लीकेशन कितना इफेक्टिव है। दूसरी चीज़, जो अदर एलिमेंट्स हैं इंटरनल कंट्रोल्स के वो कितने इफेक्टिव हैं, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे जो कंट्रोल्स है वो कितने इफेक्टिव हैं। अगर तीनों चीज़ें आपको इफेक्टिव लग रही हैं तो कर लो अपना प्रीवियसली ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस, ठीक है। यहाँ से मेरा मतलब ये नहीं है कि पिछले साल का ऑडिट एविडेंस, यहाँ से मेरा मतलब है कि जो आपने ऑडिट के ही पीरियड में ऑडिट एविडेंस को ऑब्टेन किया है। दूसरी चीज़, आपको रिस्क चेक करना है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंट्रोल मैनुअल और ऑटोमेटेड। अगर आपने मतलब जो कंट्रोल्स लगे हुए हैं वो अगर मैनुअल है तो रिस्क वहाँ पे ज़्यादा है। तो प्लीज़ एक बार आप अच्छे से देख लेना कि आपको ये जो ऑडिट एविडेंस है ये ऑब्टेन आपको यूज़ करना है या नहीं करना है, ओके। कुछ ऑडिट प्रोसीजर्स आपको एडिशनल करने होंगे। अगर ऑटोमेटेड है तो बहुत कम चांसेस हैं कि वहाँ पे कुछ रिस्क ज़्यादा हो, सो यू कैन कैरी फॉरवर्ड इट। फिर उसके बाद में है लैक ऑफ चेंज ड्यू टू चेंजिंग सर्कमस्टांसेस। और यहाँ पे एक रिस्क ये भी हो सकता है कि कुछ सर्कमस्टांसेस चेंज हो गए हों, तो वहाँ पे फिर आप उस अपने जो प्रीवियसली ऑब्टेन्ड ऑडिट एविडेंस है उसको आप वहाँ यूज़ मत कीजिए, ठीक है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिसके बेसिस पे यू कैन डिटरमाइन दैट वेदर टू यूज़ द प्रीवियसली ऑब्टेन्ड ऑडिट एविडेंस और नॉट। तभी फिर हमारा जो मेथड्स हैं ऑडिट एविडेंस को ऑब्टेन करने के वो क्या है। अभी मैंने प्रोसीजर्स बताए थे, अब मेथड्स या टेक्निक्स में बता रही हूँ। ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन, एक्सटर्नल कन्फर्मेशन, एनालिटिकल प्रोसीजर्स एंड इंक्वायरी। मैं आपको ये सब शॉर्ट में बता देती हूँ, इसको आप अच्छे से रीड कर लेना। ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है जो आपका एग्जामिनर आपको करता है, वो आपको देखता रहता है जब आप एग्ज़ाम लिखते हो तो वो क्या कर रहा है, आपके प्रोसेस को लुक कर रहा है। इंस्पेक्शन कौन करता है, जो आपको मार्क्स देता है, वो क्या करता है, आपकी जो कॉपी है उसको एग्जामिन करता है। तो रीकैलकुलेशन और रीपरफॉर्मेंस, अब ये रीकैलकुलेशन और रीपरफॉर्मेंस भी अलग ही प्रोसीजर्स हैं, बट इसको इसके साथ आप लिंक कर सकते हो। ये रीकैलकुलेशन और रीपरफॉर्मेंस आपका एग्जामिनर क्या करते हैं, ये मैं मेमोरी टेक्निक के लिए बता रही हूँ, वरना वैसे हमारे ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन, रीकैलकुलेशन, रीपरफॉर्मेंस, एक्सटर्नल कन्फर्मेशन, एनालिटिकल प्रोसीजर और इंक्वायरी ये होते हैं, ठीक है। तो रीकैलकुलेशन में हम क्या करते हैं, मैथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करते हैं, और रीपरफॉर्मेंस में हम क्या करते हैं, ऑडिटर्स इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसीजर। जो आपका एग्जामिनर करता है आपकी मैथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करता है न्यूमेरिकल पेपर्स में। रीपरफॉर्मेंस का मतलब ऑडिटर्स इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसीजर। इसको मैं ऑडिट के टर्म्स में बता देती हूँ। जैसे जो आपने प्रोसीजर्स लगाए हुए हैं, अगर आपको चेक करने हैं उसको, तो आप क्या कर सकते हो, उन प्रोसीजर्स को खुद अप्लाई करके देख सकते हो। तो रीपरफॉर्मेंस हो गया, मतलब दोबारा परफॉर्म करना।
एक्सटर्नल कन्फर्मेशन का मतलब हो गया थर्ड पार्टी से या फिर थर्ड पार्टी से रिटन रिस्पॉन्स लेना। एनालिटिकल प्रोसीजर्स का मतलब प्लॉजिबल रिलेशनशिप बिटवीन फाइनेंशियल टू नॉन फाइनेंशियल, ये एक्चुअली है क्या, ये हम 520 में समझेंगे। इंक्वायरी का मतलब जो हम और लोगों से लेते हैं, सीकिंग वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम नॉलेजेबल पर्सन। ठीक है, इनकी डिटेल रीडिंग प्लीज़ कर लेना एजर्शंस वाले पॉइंट की और इसकी। अब आपके टाइप्स क्या होते हैं ऑडिट एविडेंस की, दो ब्रॉड कैटेगरीज में, नेचर और सोर्स। नेचर की बेसिस पे आपके विजुअल, ओरल और डॉक्यूमेंट्री, और सोर्सेज आपकी दो इंटरनल और एक्सटर्नल। अब तो कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं एविडेंस के लिए। तो देखो, आपके एविडेंस में कुछ भी मिस्टीरियस नहीं रहना चाहिए। एविडेंस आपका रिलायबिलिटी में वेरी कर सकता है, मतलब कोई एविडेंस ज़्यादा रिलायबल हो सकता है, कोई कम रिलायबल हो सकता है। जब आप ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन कर रहे हो तो बिकॉज इनहेरेंट लिमिटेशंस होती हैं, इसलिए आपको मटीरियल मिस स्टेटमेंट की पॉसिबिलिटी को लेते हुए चलना है, बिकॉज आप 100% एश्योरेंस तो दे ही नहीं सकते हो। कुछ एविडेंस आपको ज़्यादा डिफिकल्ट लग सकते हैं ऑब्टेन करने में, कुछ कम लग सकते हैं। आपका ऑडिट एविडेंस परसुएसिव होना चाहिए, कंक्लूसिव नहीं होना चाहिए, बिकॉज हमारे जो है ना ऑडिट, उसमें इनहेरेंट लिमिटेशंस होती हैं। इसी तरह से अगर हम अलग अलग जगह से ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करते हैं डिफरेंट सोर्सेज से, तो हमें वो ऑडिट एविडेंस ज़्यादा रिलायबल लगता है। तो ये आपकी कुछ ऑब्जर्वेशन है अबाउट ऑडिट एविडेंस। अब इन ऑडियो को सुनने के बाद इफ़ यू विल रीड दिस एसे फ्रॉम योर चैप्टर नंबर 3 ऑफ CA इंटरमीडिएट, तो आप देखना, अगर आपने, ये मेरी प्री कंडीशन है कि अगर आपने इस एसे को समझा हुआ है, तो दिस इज़ जस्ट फॉर रिविजन पर्पज़, तो आपका ये बहुत ही जल्दी एसे आपका रिवाइज हो जाएगा। ओके, so the next essay which I will cover is essay number 230, so come prepared with essay 230. So ending this audio or video here, I hope you enjoyed it. So just keep revising with me, and जब भी हम नेक्स्ट ऐसे करेंगे ना, मतलब मेरी ऑडियो में जब आप नेक्स्ट ऐसे देखोगे, उससे पहले जो पुराना ऐसे है उसको देख लेना। तो इस तरह से आपको क्यूमुलेटिव रिविजन करना है ऐसेस का। ओके, सो आई एम एंडिंग दिस हियर and meet you in the next video. Bye guys.